हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ अपने नए वीडियो को लेकर अपने अगले स्टेप बैच 5 का। आज हम सीखेंगे एक इंग्लिश सेंटेंस का कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि एक इंग्लिश सेंटेंस में का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कहाँ हमें सब्जेक्ट रखना है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ वर्ब और कहाँ में हेल्पिंग वर्ब हमें रखनी है। तो हम इसको सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने से पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी उसका कंपोजिशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक हिंदी सेंटेंस का कंपोजिशन क्या होता है। हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस का कंपोजिशन को कंपेयर करते हुए हम सीखेंगे, जिससे हमें सीखने में आसानी होगी। क्योंकि कारण वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, और चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे तन मन में रची बसी है, इसलिए हमें उसको आधार लेते हुए उसके आधार पर ही हमें अंग्रेजी सीखना है। तो पहले हम देखेंगे, दोनों को कंपैरेटिवली सीखेंगे कि दोनों का कंपोजिशन कैसा होता है। तो इसके लिए देखिए, हम इंग्लिश सेंटेंस ऊपर लिखते, नीचे हमने हिंदी सेंटेंस लिखा। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस हिंदी सेंटेंस का कंपोजिशन क्या होता है। जैसे हम एक हिंदी वाक्य बोलते हैं, जैसे राम बाजार गया, तो आप देख रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता राम है, और जहाँ जा रहा यानी ऑब्जेक्ट बाजार है जो कि बीच में रख दिया गया, और उसके बाद गया यानी जाना एक मेन वर्ब है, क्रिया है जो कि सबसे अंत में रखी गई। तो अगर हम इसको देखें तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि एक हिंदी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है या उसका कंपोजिशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एस प्लस ओ प्लस वी। एस में यानी कि एस यानी सब्जेक्ट अपना, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट अपना, और वी यानी कि वर्ब या क्रिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक हिंदी सेंटेंस का कंपोजिशन एस प्लस ओ प्लस वी यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। लेकिन इंग्लिश में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश अलग अलग भाषा है, उसको बोलने की शैली अलग है, इसलिए उसका कंपोजिशन भी अलग होता है। तो देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस का कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, इंग्लिश सेंटेंस के कंपोजिशन में एस प्लस वी प्लस ओ आता है, यानी सबसे पहले आपको कर्ता रखना है, उसके बाद वर्ब यानी मुख्य क्रिया रखनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म रखना है। अब इस प्रकार से यदि हम इसी बात को इंग्लिश में करें कि राम बाजार गया, राम वेंट टू द मार्केट, तो देखिए जो द मार्केट जो कि हिंदी में बाजार था वो हमने बीच में हिंदी सेंटेंस में बीच में बोला, जबकि इंग्लिश सेंटेंस में हमने टू द मार्केट अंत में बोला। इसी प्रकार सब्जेक्ट को दोनों में ही आपको पहले बोलना है और पहले ही रखना है। लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है कि पहले ही सब्जेक्ट रखा होना चाहिए, और जो मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है इन दोनों की यहाँ चेंजिंग होती है। यहाँ वी और ओ पहले, यहाँ ओ और वी बाद में। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर और हिंदी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, केवल एक जगह का चेंजिंग आती है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम इसके पहले वीडियोस में आपको भी बता चुके हैं। आज हम फिर से बता रहे हैं। सब्जेक्ट यानी कौन या किसने, यानी कोई भी कार्य है, कोई भी क्रिया हुई है, वो किसने की है या कौन इसको करने वाला है। उन सारे जवाबों में जब हम कोई किसी का नाम मिले, कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो वो सब्जेक्ट कहलाती है। इसी प्रकार में जो अपना ये होता है वर्ब। वर्ब मतलब क्या हुआ, कौन सी क्रिया हुई, कौन सा काम हुआ, खाना हुआ कि जाना हुआ कि उठना हुआ कि बैठना हुआ, वो सारी हमारी वर्ब के अंतर जाती हैं। यानी क्या हुआ, वो इसका जवाब जो भी मिले वो सारी वर्ब्स हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक प्रकार से उद्देश्य बताता है या फिर एक दिशा बता देता है सेंटेंस की। कोई यदि बाजार गया, कोई यदि गया तो कहाँ गया, यानी वर्ब, किसी सब्जेक्ट ने कोई वर्ब की तो कहाँ की, कैसे की, कब की, इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर मिले वो सारा ऑब्जेक्ट में रखा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एस प्लस वी प्लस ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रखने से एक इंग्लिश सेंटेंस का कंपोजिशन हो जाता है। साथ ही साथ उसका एक स्ट्रक्चर हमें पता लगता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। तो फ्रेंड्स, आगे से आप यदि टीचर हैं तो आप बच्चों को भी पढ़ाएं
कि इस प्रकार से एक इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि कंपैरिजन करने से हमें ये बहुत ही ईजिली हम समझ जाते हैं, बच्चे भी आसानी से समझ जाते हैं कि सब में अंतर क्या होता है। तो इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी ज्ञान बढ़ता है। यही सब भाषाओं की महानता है फ्रेंड्स, कि सभी भाषाएं कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। तो इससे हमें ये भी पता लगता है, साथ ही साथ हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ जाता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों का कंपोजिशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर देखा इंग्लिश का, कंपोजिशन क्या थी। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, कमेंट्स में अभी आपके मुझको कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब यानी मुझे लगता है शायद आप वीडियो अभी ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, यदि या फिर आप देख नहीं रहे हैं जी। आपको यदि कोई समस्या होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, आपको कुछ गेन हो रहा है। इसलिए क्योंकि कमेंट में आप यदि कुछ लिख के भेजते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग आती है कि हाँ, आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। यदि कोई कमी लगती है तो आप वो भी स्पष्ट बिना संकोच निसंकोच कहिए। साथ ही साथ जो यदि हम कुछ होमवर्क देते हैं या कहीं आपको कोई भी समस्या आती है तो आप स्ट्रक्चर वाइज, जैसा स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका किसी भी वीडियो में उसका रिजोल्यूशन आपको देंगे। और अंत में फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे, आप मेरे चैनल को रन विद ईज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को बताइए। साथ ही साथ उसको सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश कीजिए। यदि मेरा पूरा दावा है, अभी आप सारे वीडियोस जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, अभी तक ब्रॉडकास्ट किए हैं मैंने, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने चारों ओर की जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वहाँ से भी इंग्लिश के कुछ शब्दों को देखने का, उनको समझने की प्रयास कीजिए। जो साइन बोर्ड्स हैं उनको भी देखने समझने का प्रयास कीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। साथ ही साथ डिक्शनरी के बारे में कुछ लोगों का कहना आया है, कुछ लोगों का कहना है कि डिक्शनरी कैसे सीखी जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, डिक्शनरी के बारे में मेरा पर्सनली एक हमेशा ही मत रहा है, मैं आगे भी हमेशा कहूँगा कि डिक्शनरी कोई रटने वाली या याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। डिक्शनरी का आप यूज़ तब कीजिए जब आप किसी शब्द पर, किसी मीनिंग पर अटक जाएं। जब आप उस शब्द या मीनिंग पर अटक जाएंगे, उसके बाद जब आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे और आपको उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसका अर्थ मिलेगा, उसका यूसेज मिलेगा कि कैसे उसको यूज़ करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, तो फिर आपको वो शब्द कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आपका इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग एक पार्ट, आपका स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट बन जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे। थैंक्स।